कैसे हैं सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ कहानियाँ सुनाने। चलिए जानते हैं आगे क्या हो रहा है। उस खूबसूरत सी किस के बाद रूही बहुत शर्मा गई थी। वो थोड़ी नर्वस थी। उसने करण के सीने में खुद को छुपा लिया था। करण हंसते हुए कहता है, तुम इतना शर्माओगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बहुत सब्र किया है मैंने, अब और नहीं करने वाला। कल तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ रही हो। कल तुम्हें मुझे सारे हक देने होंगे रूही। वो अपनी उंगलियां रूही की उंगलियों में उलझा रहा था। वो कुछ और करने की सोच रहा था कि तभी गेट जोर से नॉक होने लगता है। रूही उसे डर कर देखती है क्योंकि रूही जल्दी से करण से दूर होकर खड़ी हो गई क्योंकि गेट लॉक हो रहा था। शायद बाहर कोई था। करण को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। रूही का यूं उससे दूर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अपने खाली हाथों को देख रहा था कि तभी काव्या और प्रिया अंदर आ जाते हैं। काव्या करण की तरफ देखकर शरारती से ढंग से कहती है, भाई हम सब लोग फार्म हाउस के लिए निकल रहे हैं, आधे तो पहले ही चले गए हैं। फिर आज की रात तो है, कल तो रूही आपके पास ही होगी, अब उसे छोड़ दें। काव्या की शरारती बातें सुनकर करण को कुछ भी नहीं हुआ। वो तो नॉर्मल ही था, पर रूही शर्म से पानी पानी हो गई। वो घूर कर काव्या को देख रही थी जो उसे आंख मार रही थी, मतलब वो उसे तंग कर रही थी। भाई उन दोनों की शादी होने वाली थी और काव्या, वो तो रूही को छेड़ने का कोई मौका नहीं छेड़ेगी। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो कैसे उसे छेड़ दे। क्योंकि करण और रूही अब रिश्ते में आगे बढ़ेंगे ही, ये बात सबको पता थी। और फिर क्या होगा या क्या नहीं, ये काव्या को नहीं पता था। करण ने बस एक नज़र रूही को देखा और मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। करण के और बाकी सबके जाने के बाद रूही ने चेंज कर लिया था। वो लोग होटल में ही रुके हुए थे। रात के 2:30 बज रहे हैं। सब लोग अपने अपने कमरों में ऑलरेडी सोने जा चुके हैं। सुबह 10 बजे बारात निकलने का वक्त है और 2:30 बजे फेरों का और शाम 4 बजे के आसपास विदाई का वक्त रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ विवेक के रूम में विवेक सिगरेट तो नहीं पीता था, पर आज ने उससे पी ली थी क्योंकि उसके अंदर की भावनाएं बाहर आ रही थी। उसका दर्द उसकी आंखों से बयां हो रहा था। पता नहीं उसने कितनी सिगरेट पी ली थी। शायद वो खुद को शांत कर रहा था। वो कर नहीं पा रहा था पर कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर जितना मर्जी वो दिखावा कर ले, पर उसकी अंदर की भावनाएं उसके चेहरे पर आ ही जाती। और आज जिस तरह रूही उसकी भाई की होने वाली पत्नी बनकर तैयार होकर आई थी और किस तरह वो करण के साथ थी, ये देखकर ही विवेक को बुरा लग रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो क्या करे, वो कैसे अपनी भावनाओं को समझे, वो कैसे रूही को किसी और का होता हुआ देखे। ये सोचकर उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। उससे भी ज़्यादा वो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पा रहा था। अपने प्यार के चलते उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड भी खो दी थी, वरना वो रूही से हर बात शेयर कर लिया करता था। रूही के लिए उसके मन में सिर्फ भावनाएं प्यार की थी, पर रूही के पास तो वो सिर्फ एक दोस्त की भावना थी। वो जानता था कि रूही उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस रिश्ते का कोई मोल नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। पर उसकी एक तरफ़ा मोहब्बत उसे दर्द दे रही थी। खुद को शांत करने के लिए वो सिगरेट पिए जा रहा था। तभी उसका रूम लॉक होता है। कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था बाहर कौन है। हो सकता था वैभव हो। उसने हल्का सा डोर खोलकर देखा तो वैभव भी खड़ा था। विवेक ने डोर खोलकर उसे अंदर बुला लिया। वैभव उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। कमरे की हालत देखकर वो थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, इतनी सिगरेट कौन पीता है। अगर मासी को पता चला ना तो चप्पलों से पीटेगी। तुम्हारा क्या होगा पता नहीं, पर मुझे भी बहुत डांट पड़ेगी। विवेक ने सिगरेट डस्टबिन में फेंकते हुए कहा, तू बता क्या करूं, मैं पागल हो रहा हूं। ये सोचकर भी वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है। कभी सोचा है अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से किसी और को सौंपना कैसा लगता है। एकदम से विवेक शांत हो गया। कमरे में पूरी शांति थी। इतनी शांति की सुई की ढिक ढिक की आवाज़ भी आ रही थी। विवेक ने वैभव के अतीत के पन्ने खोल दिए थे जो बहुत दर्द भरे थे। वैभव हल्का मुस्कुराकर कहता है, मैं जानता हूँ अपने प्यार को किसी और को देना कैसा होता है। फिर उसकी खुशी में खुश रहना सीख लेना बेहतर होता है। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। सालों से उससे दूर हूँ, पर उसे खुश देखता हूँ अपने सामने। वो किसी और के बच्चे की माँ बन गई मेरे सामने। मैं फिर भी खुश हूँ। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है ना, वो मुझे सुकून देकर जाती है। मैंने महसूस किया है अपने प्यार को किसी और को संभालते हुए देखना।
मुझे एहसास कराता है इस बात का कि वो खुश है और मैं बहुत खुश हूँ उसे खुश देखकर। विवेक की आंखें बहने लगी। वो भरे गले से कहता है, पर मैं तेरे जितना हिम्मत वाला नहीं हूँ यार, मैं क्या करूँ। मैं उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा। मैं टूट रहा हूँ उसे अपने आप से दूर जाता देखकर। दिल करता है खुद को मार दूँ। वैभव ने उसे गले लगा लिया। वो जानता था कि विवेक का हाल क्या है, क्योंकि एक पल के लिए उसने भी तो ये दर्द बर्दाश्त किया है। शायद अब भी कर रहा है। उसने बहुत प्यार से कहा, तू पागल है, तू मुझसे ज़्यादा हिम्मत वाला है। जिसे तू प्यार करता है वो बिल्कुल तेरे सामने है और हमेशा तेरे पास रहेगी, वो भी किसी और की होकर। पर तू अपना दिल मजबूत कर ले। उसे खुश देखकर तुझे खुश रहना है, वरना तेरी हालत देखकर सब पल पल मरेंगे और वो भी। तुझे यूँ तड़पता देखकर वो तुझसे भी ज़्यादा तड़पेगी। थोड़ी देर बाद दोनों लेट गए थे। वैभव अपने मम्मा के रूम में सोने के लिए जाना चाहता था, लेकिन कल्पना जी ने जानबूझकर उसे यहाँ भेजा। शायद वो जानती थी विवेक का हाल क्या है। उसका दिल टूटा था और ये एक तरफ़ा मोहब्बत आपको जीने बिल्कुल नहीं देती। रात बीत गई किसी सपने की तरह। किसी का दिल बुरी तरह से टूटा था तो कोई अपनी आंखों में नए सपने लेकर सो रहा था। अगली सुबह के सपने। आंखों में नींद सबके नहीं थी। करण आने वाली सुबह की खुशी में जाग रहा था तो विवेक आने वाली सुबह के दर्द में। करण की आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि रूही का हंसता हुआ चेहरा था। वहीं काव्या के रूम में वो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था विराट ने। मुंह फुलाकर कहती है, ये करना ज़रूरी था। आप कितने शैतान हो। मैं थक गई हूँ बुरी तरह से। मैं सुबह मम्मा को बताऊंगी आपने मुझे परेशान किया। विराट हंसते हुए कहता है, आई बड़ी माँ को बताने वाली। क्या बताओगी उन्हें कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। काव्या गुस्से से विराट के कंधे पर काटते हुए कहती है, राक्षस कहीं के। दोनों की प्यार भरी नोकझोंक चलती ही रहती थी। दोनों नींद के आगोश में धीरे धीरे जा चुके थे। अगली सुबह की पहली किरण के साथ रूही उठ गई। उसकी चूड़ा पहनने की रस्म होने वाली थी। रूही नहाकर नीचे आ जाती है। पंडित जी मंत्र उच्चारण के साथ कहते हैं, लड़की के मामा मामी को बुला लीजिए। चूड़े की रस्म के लिए मामा मामी होते हैं या फिर बड़ा भाई। काजल जी उदासी से कहती हैं, उनका कोई भाई नहीं है। तभी विराट और प्रतिभा जी वहाँ आ जाती हैं और विराट के पिता भी थे। वो लोग सब लोग अंदर आ रहे थे। काव्या भी उनके साथ ही थी। वो रूही की शादी का जोड़ा लेकर आई थी। प्रतिभा जी काजल जी का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, हम करेंगे रूही की चूड़े की रस्म। मैं तो बड़ी खुश हूँ, इतनी प्यारी भांजी जो मिल जाएगी मुझे, वो भी इतनी प्यारी और खूबसूरत सी। उनकी बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। वैसे ये बनता नहीं था, लेकिन पंडित जी के कहने पर सब लोग कहते हैं कोई बात नहीं, बड़ों का आशीर्वाद ही है। चूड़ा पहनने की रस्म शुरू हो गई। विराट अपने मम्मी पापा के साथ ही था। विराट रूही के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन गया हूँ। तुम मुझे जीजू कहोगी कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारा भाई भी हूँ। मैं वादा करता हूँ जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी ना तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। रूही की आंखें बहने लगी। उसका कोई बड़ा भाई नहीं था। उसका छोटा भाई तो स्कूल जाता है और ऋषु अभी बचपने से भरा हुआ है। उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। रूही बस मुस्कुराकर रह गई। काव्या शादी का लहंगा देकर कहती है, अब तो बारात निकलने का वक्त है, इसीलिए हम चलते हैं। थोड़ी देर बाद रूही अपने कमरे में आ गई तैयार होने के लिए, क्योंकि आज वो शादी के जोड़े के लिए तैयार हो रही थी। भाई दुल्हन थी, थोड़ा वक्त तो लगने वाला था तैयार होने के। करण भी अपनी शेरवानी में तैयार था। दादी माँ ने उसकी नज़र उतार दी। बारात जोर शोर से निकलने वाली थी। पूरा बैंड बाजा बुक था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। सुनैना और करण के दोस्त डांस कर रहे थे। वैभव भी मस्ती में लगा हुआ था, पर विवेक काफ़ी शांत था। करण एक नज़र उसे देखता है तो विवेक हल्का मुस्कुरा देता है। मीरा जी विवेक का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, तू क्यों नहीं नाच रहा भाई? तू तो कहता था जब बड़े भाई की शादी होगी तो डांस करेगा, अब तो चुपचाप से खड़ा है। चल भांगड़ा कर। सबकी खुशी में विवेक भी सबके साथ डांस करने लगता है। बारात जब हॉल पहुंची तो काजल जी आरती का थाल लिए पहले ही खड़ी थी। सबसे पहले आरती हुई और उसके बाद कुछ रस्में हुई। लड़की को स्टेज पर बिठा दिया गया था। बहुत खूबसूरत सी डेकोरेशन हुई थी। वहीं पर जयमाला होनी थी। थोड़ी देर बाद रूही को ढोल नगाड़ों के साथ नीचे लाया गया। प्रिया डांस करते हुए उसे ला रही थी और दूसरी साइड पर शुभी थी।
काव्या तो आज ननंद की पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। भाई बड़ी ननंद है, फुल मूड में आ रखी थी। रूही को छेड़ते हुए कहती है, भाभी जी थोड़ा जल्दी, वरना भाई साहब उदास हो जाएंगे। कब से पलकें बिछाए इंतज़ार कर रहे हैं। रूही शर्म से मरे जा रही थी। इस लड़की को छोड़ेगी नहीं। इसे कुछ पता भी है ये क्या बकवास कर रही है। करण खुद रूही को लेने नीचे आया। भारी भरकम लहंगे में उसकी हालत ख़राब थी और वो बेचारी सी इतनी छोटू सी मारचू सी उस लहंगे में लग रही थी। सिचुएशन के हिसाब से रूही काफ़ी पतली है, करण के हिसाब से वो थोड़ी छोटी भी है। दोनों स्टेज पर बैठे हैं। पंडित जी ने जयमाल का समय बता दिया था। साइड पर लड़के वाले खड़े थे तो दूसरी साइड पर लड़की वाले खड़े थे। वैभव और विवेक, रेहान तीनों करण के पीछे थे। विराट करण के दोस्त रूही के पीछे खड़े थे। असल में रूही के ज़्यादा रिश्तेदार नहीं हैं। उसकी माँ की तरफ से तो बिल्कुल कोई नहीं था और उसके पिता की तरफ से भी एक दो रिश्तेदार था। तो रूही के बड़े भाई होने का सवाल नहीं था। इसीलिए विराट उसकी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था और उसने अपनी बहन माना था उसे, इसीलिए वो उसके लिए बहुत ही सारी जिम्मेदारियां निभाने को तैयार था। कैप्टन उदयवीर सिंह अपनी पत्नी के साथ खड़े थे तो यशवर्धन तो प्रिया पर लाइन मारने में बाज नहीं आ रहा था। अगर यूँ कहूँ कि उसे प्रिया अच्छी लग गई तो गलत नहीं है, भाई उसे वैसे हर लड़की पसंद है, पर प्रिया बहुत खूबसूरत है। उसकी सादगी आँखों में अटक जाती है। वो प्रिया पर दिल फेंकू आशिक की तरह लाइन मार रहा था और प्रिया उसे ध्यान नहीं दे रही थी। एक तरफ पर काव्या खड़ी थी फूल लेकर, दूसरी तरफ पर प्रिया। जयमाला शुरू हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत से ढंग से जयमाला की रस्म हुई। फूलों की बारिश दोनों पर की गई। यशवर्धन और प्रिया फूल गिराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। वो दोनों फुल ऑन अवॉइड कर रहे थे। यशवर्धन लाइन मार रहा था तो प्रिया इग्नोर मार रही थी। कैप्टन उदयवीर उसे डांटते हुए कहते हैं, हम यहाँ करण की शादी के लिए आए हैं। उसका घर मत तोड़ अपनी हरकतों से, बाहर आ जा। अगर पता चला लड़की वालों को ना तो उनकी लड़की छेड़ रहा है तो चप्पल से पीटेंगे। फिर मत रोते रोते आइयो मेरे पास और मेरी पत्नी के पास। स्नैना दोनों को डांटते हुए कहती है, चुप कर जाओ, शर्म कर लो, उसकी शादी में आई हैं। दोनों फिर से शुरू हो गए। यहाँ मस्ती मजाक चल रहा था। दोनों को डांट दिया तो दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद फेरों का समय हो गया। उससे पहले सबका लंच लगा दिया गया। बड़ा सा टेबल था जहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे। रूही के बगल पर विवेक बैठा था तो दूसरी साइड करण बैठा था। करण ने उसे डांट कर अपने पास बिठाया था। रूही थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी पर उसने खुद को शांत रखा। वैसे भी थोड़ी देर बाद फेरों का समय हो जाता। सबने बहुत अच्छे से लंच किया। कुछ फोटोग्राफी हुई, कुछ मस्ती मजाक हुआ। ये लड़की के लिए खुशनुमा पल थे। उदासी भी थी और बहुत ही खुश भी थी। रूही भी उदास थी और खुश थी। करण के साथ जाने के लिए जितनी खुश थी पर अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए उतनी ही परेशान। धन्य है वो माँ बाप जो एक बेटी को बड़े करते हैं और फिर किसी और के हवाले कर देते हैं ताकि वो किसी और का घर संवार सके। फेरों में बैठते ही रूही का मन भारी हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे अब पीछे कुछ छूट रहा था। उसके अपने जो उसके पीछे ही खड़े थे। रूही भावुक सी होने लगी थी। पंडित जी ने अपना मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया था। एक एक करके रस्म हुई। करण रूही का हाथ पकड़े हुए बैठा था। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। सारी रस्में हो रही थी। कन्यादान के लिए रूही के माता पिता आगे आए। रूही का हाथ करण के हाथ में थमा दिया। केशव जी इमोशनल हो गए। काजल जी की भरी हुई आंखें अब रूही देख सकती थी। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी पर अपनी बेटी को यूं विदा करते हुए उनका मन भारी था। उनका दिल जानता था कि ये कितनी मुश्किल सिचुएशन थी उनके लिए। कन्यादान बहुत ही भावुक सा पल लेकर आया सबके लिए। थोड़ी देर बाद रूही और करण खड़े हो गए क्योंकि पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ फेरों का समय बता दिया था। फूलों की बारिश हुई और एक एक कर फेरे शुरू हो गए। बस इनकी शादी कल ख़त्म हो जाएगी और फिर होगी विदाई और फिर होगा असली धमाका। जानते रहें मेरे साथ, सुनते रहें मुझे।